फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके रीट के एग्जाम के लिए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन दे रखा है अनुवांशिकी एवं वातावरण व्यवहार एवं वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। देखिए, अगर मैं बात करूँ प्रकृति, ठीक है, प्रकृति का मतलब क्या होता है, नेचर, यानी जो चीज़ें हमें नेचुरली मिली हुई है, तो वो क्या है, हमारी हेरिडिटी, हमारी आनुवंशिकता। ठीक है, तो इसका संबंध किससे होता है, हमारी हेरिडिटी से। अगर मैं बात करूँ पोषण, ठीक है, तो जो चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से, यानी जो हमारी हेरिडिटी, इसका हम पोषण कहाँ पर करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में, अपने वातावरण में। ठीक है, तो जो पोषण है इसका संबंध किससे होता है, आपके वातावरण से। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रखा था कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हेरिडिटी एवं इन्वायरमेंट यानी कि आनुवंशिक एवं वातावरण से। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। देखिए, जो सामाजिकरण होता है ना, है ना, एक होता है आपकी सक्रिय एजेंसी और दूसरा होता है आपकी निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी का मतलब क्या होगा, जहाँ पर आप खुद एक्टिव होते हैं, ठीक है, खुद इन्वॉल्व होते हैं, किसी चीज़ में इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या होता है, आपका सक्रिय एजेंसी हो गया। जैसे कि आप जो है परिवार में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो वो क्या होगी, सामाजिकरण की एक्टिव एजेंसी होगी, यानी कि सक्रिय एजेंसी होगी। ठीक है, इसी तरह जो है अगर कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है, ठीक है, आप वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर भी आप क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होगी, सक्रिय एजेंसी होगी। लेकिन जब आप लाइब्रेरी में कोई पुस्तक वगैरह रीड कर रहे हैं ना, वहाँ पर भी आपका सामाजिकरण हो रहा है, क्योंकि आप जो राइटर ने लिखा हुआ है उनके विचार को पढ़ रहे हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो है तमाम जगह की खबरें लिखी रहती हैं वहाँ पर, है ना, तो वहाँ पर भी आपका सामाजिकरण हो रहा है, बट आप एक्टिव नहीं हो। ठीक है, आप न्यूज़पेपर से इंटरेक्ट थोड़ी करते हैं, सिर्फ आपको रीड करते हैं उसको, तो वो क्या हो गया, आपका निष्क्रिय सामाजिकरण हो गया, जहाँ पर आप एक्टिव नहीं होते हैं, बट फिर भी आपका सामाजिकरण होता रहता है ना। तो यहाँ पर वही पूछ रखा है कि निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है। देखिए, स्वास्थ्य क्लब तो आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, सक्रिय एजेंसी हो जाएगा, परिवार भी सक्रिय एजेंसी हो जाएगा, इको क्लब भी आपका सक्रिय एजेंसी हो जाएगा, कि इसमें आप खुद इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, बट जो सार्वजनिक पुस्तकालय होती है उसमें आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ जो राइटर के विचार है, जो उसने लिख दिया, उसको ही आप रीड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी निष्क्रिय एजेंसी हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। देखिए, अगर मैं बात करूँ लेव वाइगोस्की की, तो उन्होंने किसकी थ्योरी दी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए, जो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है ना, इसकी उपेक्षा क्यों की गई है ना, इसकी आलोचना क्यों की गई है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा है। देखिए, इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया, समाज पे फोकस किया। ठीक है, कल्चर की बात की इन्होंने, संस्कृति की बात की और लैंग्वेज की बात की, यानी जो तीन जो बच्चा होता है वो तीन चीज़ों से सबसे ज़्यादा सीखता है। बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान कौन देता है, उसका समाज, उसकी संस्कृति, ठीक है, उसकी लैंग्वेज, ये बात कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। ठीक है, बट इन्होंने जो हेरिडिटी होती है, जो हमारा आनुवंशिकता होती है, इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, जो जैविक पक्ष होते हैं, जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनके सिद्धांत की यहाँ पर आलोचना की गई। तो हमसे यही पूछा है कि जो इनकी थ्योरी है उसकी उपेक्षा या फिर इसकी आलोचना क्यों होती है। तो इन्होंने जो जैविक फैक्टर है, जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो हमारी हेरिडिटी है, उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, भाषाई को तो इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना बच्चे के विकास में। तो आगे देखते हैं, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। अब देखिए, जो जीन प्याज है उनकी थ्योरी से यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है। ऑप्शन दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, जो जीन प्याजे हैं, जो कि आपके स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, 4 चरण बताएं। पहली स्टेज क्या बताया उन्होंने, सेंसरी मोटर स्टेज, इसका नाम ही है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी इसमें जो बच्चा होता है अपने जो 5 सेंसेस होते हैं, जो ज्ञान इंद्रियां होती है ना, उनके थ्रू चीज़ों को सीखता है, इसलिए इस स्टेज को इंद्रिय गामक अवस्था या फिर संवेदीय पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, अगर आप जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चे को देखेंगे, तो वो ज़्यादातर जो उनके 5 सेंसेस होते हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, ठीक है, उनके थ्रू ही चीज़ों को वो सीखते हैं, है ना। प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें, तो इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। और कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, तो इसमें बच्चा 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है।
अमूर्त संक्रियात्मक या फिर इसी को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चा 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ठीक है, जो एज मैं यहाँ पर बता रही हूँ ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो है जीन पियाजे के सेकंड यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कितने साल तक का होता है, तो आप बताएंगे 2 से लेकर के 6 साल, या फिर थर्ड स्टेज पूछे तो 7 से लेकर के 11 साल, या फिर अगर आपसे कह दे कि इनको एक सीक्वेंस में लगाइए, है ना, तो आप पहली अवस्था क्या बताएंगे, सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कॉन्क्रीट और लास्ट वाली फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो SPCF आप ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि जब मतलब 1 वर्ष तक के, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एज ही बता रखा है, तो जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, मैंने क्या बताया, जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच की अगर बात हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंद्रिय कामक स्तर। बाकी यहाँ पर आपको हिंट खुद ही दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, शिशु जब आँख, कान, नाक तथा हाथों से सोचते हैं तो कौन सी स्टेज में होंगे, फर्स्ट वाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं। ठीक है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान। कि अपसारी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाए यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करे। ठीक है, तो ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, इस प्रश्न में बच्चा यहाँ पर मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं सोचेगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मुक्त अंत का मतलब भी होता है वही डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बच्चा विश्लेषण करेगा कि जो ग्रेड होता है, जो अंक होता है, उसमें क्या जो है अंतर होता है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जाएगा। बाकी समस्या समाधान भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, छात्राएँ गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। ठीक है, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती हैं, भाषाई और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर छात्राएं की बात की गई है, ये बात तो आपकी पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। जब हम जो लड़कियां होती हैं वो गणित के सवाल तभी अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उन्हें जो है तर्क के विषय में पूछा जाए, नहीं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से तर्क वगैरह भी बता पाती हैं, है ना। तो ये गलत दे रखा है कि जब उनसे तर्क के बारे में पूछा जाए तब वो कठिनाई आती है या फिर जो है वो सही तरीके से बता नहीं पाती, तो ये गलत दे रखा है। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, ये बात आपके यहाँ पर सही दे रखी है। देखिए, लड़के भी गणित सीख सकते हैं, लड़कियाँ भी गणित सीख सकती हैं, है ना। तो दोनों के अंदर अपनी एक कैपेसिटी होती है, सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये कहना गलत है कि लड़कियाँ जो है तर्क नहीं दे पाती, सिर्फ चीज़ों को सीखती हैं, है ना, तो ये गलत है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फ्रेक्सिया। ठीक है, अब देखिए जब भी पढ़ने में बच्चों को कठिनाई हो ना तो वहाँ पर क्या होता है, आपका डिसलेक्सिया होता है। इसमें देखिए जो बच्चा होता है ना वो शब्दों को सही तरीके से रीड नहीं कर पाता है, पढ़ नहीं पाता है। बच्चा वाज को यहाँ पर सा पढ़ सकता है। ठीक है, एक तरीके से बच्चों को यहाँ पर मिरर इमेज दिखाई देती है। बी को बच्चा डी पढ़ेगा, 12 को जो है 21 पढ़ सकता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जब भी बच्चों को पढ़ने में कठिनाई हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपका डिसलेक्सिया होता है। डिसकैलकुलिया क्या होता है, जब बच्चों को गणितीय अवधारणाएं जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना, या फिर जो कैलकुलेशन वगैरह होता है मैथ में, उसको करने संबंधी समस्या जो है देखने को मिले तो वहाँ पर आपका क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है, कैलकुलेशन से संबंधी समस्या। ठीक है, इसका नाम है डिसकैलकुलिया। इसका मतलब गणित में कैलकुलेशन जो होता है उसको करने में बच्चे को समस्या आएगी। ठीक है, गणितीय अवधारणाओं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चे यहाँ पर नहीं समझ पाएगा। डिसग्राफिया क्या होता है, ठीक है, ग्राफिया, ग्राफ से आप समझिएगा यहाँ पर बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है। ठीक है, जो बच्चा यहाँ पर डिसग्राफिया से पीड़ित होता है उसकी जो राइटिंग होती है वो इलिजिबल राइटिंग होती है, यानी बच्चे ने क्या लिखा है आप इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। डिस्फ्रेक्सिया क्या होता है, आपका भाषा संबंधी जो एक प्रकार का विकार होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो सही तरीके से शब्दों को यहाँ पर बोल नहीं पाता। ठीक है, तो ये आप जो है चारों याद रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, सशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा। देखिए सभी के लिए शिक्षा की बात कौन करती है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, यानी कि बच्चा कैसा भी हो, कोई भी डिसेबल बच्चा हो या फिर जो है शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चा हो, ठीक है, दृष्टिबाधित बच्चा हो, गिफ्टेड चाइल्ड हो, हम सभी प्रकार के बच्चों को एजुकेशन देंगे। लेकिन कैसे एजुकेशन देंगे, एज पर नीड एजुकेशन देंगे, जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये बात कौन कहती है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, J.B. वॉटसन, लेव वाइगोस्की। देखिए जो जीन पियाजे और जो लेव वाइगोस्की, इनका संबंध जो है रचनावाद से, और जो रचनावाद है ये आपके जो प्रैक्टिस वगैरह पर उतना जोर नहीं देता है, ठीक है। ये तो बच्चे की एक्टिविटी करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करे, है ना, इस पर जोर देता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके पहले ही कट जाएंगे। E.L. जो थॉर्नडाइक है वो क्या कहते हैं, जब बच्चा बार बार किसी चीज़ को रिपीट करता है, अभ्यास करता है ना, तो जो त्रुटियाँ होती हैं वो कम होने लगती हैं, ठीक है। तो ये बात आपके कौन कहते हैं, यहाँ पर वही देखा था, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये बात आपके कहते हैं E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह भी किया था, ठीक है, बिल्ली पे। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ठीक है, यानी कि अगर जो है एग्जाम में कोई बच्चा फेल हो जाए तो ये क्या उसके अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, नहीं, नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, ठीक है। तो जो अगर बच्चे को फेल होने का भय है तो वो जो है सही तरीके से लर्निंग वगैरह अपना नहीं कर पाएगा, तो ये तो गलत है। सहपाठियों से प्रतियोगिता, यानी बच्चे कंपटीशन में लगे हुए हैं ना, तब भी उसका जो है अधिगम अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये भी गलत है। अर्थपूर्ण संबंध, यानी जब बच्चा समझ के साथ किसी चीज़ को पढ़े, ठीक है, एक रिलेशन ढूंढ पाए, तो यहाँ पर बच्चे का जो अधिगम होता है वो तरीके से हो पाता है, ठीक है, और सकारात्मक जो है रूप से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। माता पिता की ओर से दबाव, यानी कि माता पिता जो है प्रेशर कर रहे हैं बच्चों पर कि पढ़ते जाओ, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पिटाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलाने ढकाने, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी जो है अधिगम पे नकारात्मक प्रभाव डालता है, सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पर क्या है, मानव विकास है डैश है, ठीक है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। कि अगर मैं बात करूँ मानव विकास की, तो मानव विकास क्या होता है आपका, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। इसमें दोनों प्रकार के चेंज होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर वृद्धि के बारे में पूछे ना, ग्रोथ के बारे में पूछे, तो ये क्या होती है आपकी मात्रात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती है। बट जो डेवलपमेंट होता है ये आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के चेंजेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही जो आपकी क्लासेस है वो डेली आप लोगों को प्रोवाइड होती रहे, ठीक है। और इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।